तो एनसीईआरटी क्लास 9 का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसमें हम लोग कब तक कक्षा 8 में जो पढ़ते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा हम अपनी आदत चेंज करेंगे। हम लोग यहाँ पर साइंस की थ्योरीज भी पढ़ेंगे और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि क्लास 11th और उसके बाद जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो हम बहुत सारे हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो सिर्फ थ्योरेटिक की थ्योरी और उसका एक्सप्लेनेशंस, उसको क्रिटिकल थिंकिंग वो तो चलेगा ही चलेगा, उसके साथ साथ हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें 3 लॉज हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फोर्स और लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स की जो कॉन्सेप्ट है कि हमने किसी एक दीवार को ऐसे दबाया तो हम फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स कौन कितना लगाता है इसको हम नापेंगे कैसे? कोई गामा पहलवान है या कोई और सीखिया पहलवान है, अलग अलग पहलवान है, इनके अलग अलग ताकत से कोई दीवार को लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, इसको साइंटिफिकली हम मेज़र कैसे करें, ये क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए हम फोर्स को मोशन से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ प्रेस हम इस दीवार को करते रहेंगे तो इसको नापने का तरीका बड़ा मुश्किल है। ये फोर्स अभी भी है, हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, ये अभी भी एक फोर्स है, लेकिन फोर्स को हम तब तक नहीं नाप पाएंगे जब तक कि ये कोई मोशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ गेम्स बनाए हैं, ओलंपिक्स गेम्स हैं, जैसे कि हम लोग गोला फेंक करते हैं, शॉर्ट पुट थ्रो या जेवलिन थ्रो है या डिस्कस थ्रो है। तो जो आदमी गोले को लेकर के ज़्यादा दूर तक फेंक पाता है तो उसको हम एक मोटे तौर पे कह सकते हैं कि वो उसके अंदर ताकत ज़्यादा है। वैसे उसमें और भी ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, एंगल हैं, ये सारी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जिस आदमी ने उसको ज़्यादा दूर तक फेंका या उसको ज़्यादा दूर तक ले जा पाया, वो जो है उसके अंदर ताकत ज़्यादा है। तो ताकत को या फोर्स को हम एक मोशन से कनेक्ट करेंगे और इसी चीज़ को हम न्यूटन के सेकंड लॉ में मैथमेटिकल रूप में पढ़ेंगे। बट उसके पहले हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को गैलीलियो ने भी इनर्शिया के रूप में बोला था कि लॉ ऑफ इनर्शिया है। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? ये हमारे माइंड में भी, हमारे शरीर में भी इनर्शिया रहता है। हम आलसी होते हैं और आलसी किस तरीके से होता है कि हम बैठे हैं तो बैठ ही रहना चाहते हैं, हम सोए हैं तो सो ही रहना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया को एक जो चीज़ ठहरी हुई है उसको ठहरी हुई के रूप में बोलते हैं, बट ये इनर्शिया जो है चलती चीज़ों के रूप के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इनर्शिया का लॉ ये कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो चीज़ रुकी हुई है वो रुकी रहेगी और जो चलती है वो चलती रहेगी, जब तक कि, लेकिन उस पर केवियाट है, उसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर उसके अंदर बाह्य बल ना लगाया जाए, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। और जो चीज़ रुकी है वो तो रुकी रहेगी, लेकिन अगर उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो उस पर चलने का चांसेस है। अगर जो चीज़ चल रही है वो चलती रहेगी, अनलेस कि उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से वो चीज़ चलती रहेगी। इसको हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है, वो बहुत सारे आप लोगों ने किया हुआ होगा छोटे क्लासेस में। वो ये है कि एक ग्लास आप ले लिए, ग्लास के ऊपर एक दफ्ती का एक हार्ड कागज का टुकड़ा रख दीजिए और उसके ऊपर एक रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का रख दिए और दफ्ती को ऐसे करके तेजी से यूं करके मारिए तो वो दफ्ती निकल जाएगी और कांच का जो कॉइन का सिक्का है वो ग्लास के अंदर चला जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है? ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ से इसको समझा जा सकता है। तो जो कॉइन है वो कॉइन उसके ऊपर रखा हुआ है, वो स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी रहना चाहता है, वो हिलना डुलना नहीं चाहता है। जब हम उसको कांच के पत्ती को तेजी से मारते हैं तो पत्ती तो चल देती है, लेकिन कांच जो कॉइन है वो स्टेशनरी रहना चाहता है, तो वहीं पे रहना चाहता है और वो नीचे ग्लास में गिर जाता है। और भी इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और वो बहुत सारे कोट किया जाता है, वो आपको शायद पता भी होगा, पर फिर भी जिन लोगों को नहीं, वो पहली बार इसको सुन रहे हैं न्यूटन लॉ को, उनको ये जानने के लिए ज़रूरी है कि इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी आते हैं कि जब हम कार से, जैसे कार रुकी हुई है और आगे ड्राइवर बैठा हुआ है, आप पीछे बैठे हुए हैं, या ट्रेन पे आप बैठे हुए हैं, ट्रेन रुकी हुई है, आप भी रुके हैं, ट्रेन भी रुकी हुई है और ड्राइवर अचानक से उसको चला देता है। जो ट्रेन अचानक से जब चल देती है तो आप पीछे ऐसे मुड़ जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है तो ट्रेन से जो आपका जो पैर रखा हुआ है या आप जिस पर बैठे हुए हैं उसके बॉडी का नीचे वाला पार्ट ट्रेन के सीट से चिपका हुआ है और दोनों स्थिर हैं, लेकिन और उसके आपका ऊपर का धड़ भी स्थिर है।
तो आपका पैर तो चल दिया ट्रेन के साथ, लेकिन आपकी बॉडी स्थिर रहना चाहती है इनर्शिया लॉ के हिसाब से। इनर्शिया लॉ ये कहता है कि अब ये बॉडी स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। अब ये स्थिर है, आपका नीचे वाला बॉडी का पार्ट चल दिया तो आप ऐसा फील करते हैं कि आप पीछे हो गए। तो ये जो है इनर्शिया ऑफ, रुकने वाली इनर्शिया होगी। दूसरा, जब जब ट्रेन चल दी, काफ़ी की स्पीड से चलने लगी और फिर कोई स्टेशन आने वाला होगा तो ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है। तो जब ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि आपका पैर नीचे वाला जो है वो चल रहा था, ऊपर वाला भी चलना चाहता है। नीचे वाले पार्ट को आपने अचानक से रोकने की कोशिश की, लेकिन आपका ऊपर वाला पार्ट उसी स्पीड से चल रहा था, चलना चाहता है जिस स्पीड से चलना जा रहा था। नीचे वाला पार्ट ने अपनी स्पीड धीमे कर दी, ऊपर वाले पार्ट की स्पीड फोर्स ज़्यादा तेज हुई, तो इसलिए आप ऊपर की ओर झुक जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और कभी कभी आम का जो पेड़ होता है उसको हम लोग पेड़ की डाली को बहुत तेज़ी से हिलाते हैं तो वो आम टूट के गिर जाता है। उसका भी यही कारण है, आम स्टेशनरी रहना चाहता है, लेकिन उसकी डंठल को आपने हिला दिया तो जो दोनों के बीच में जो वेलोसिटी में डिफरेंस आया उसकी वजह से आम के पत्ते आम नीचे गिर जाता है, पत्ते नीचे झड़ जाते हैं। एक इसमें क्वेश्चन और है, ये आता है कि अगर आपने टेबल पर एक कोई चीज़ को चला दिया तो वो चल रही है और वो चलती ही रहनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ देर में बाद जा करके रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण फ्रिक्शन का फोर्स है। अगर जिस जिस सरफेस पे जो चीज़ चल रही है उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं हो, उस पर कोई घर्षण नहीं हो, तो वो जो चीज़ चलती रहेगी, वो चल रही है वो चलती रहेगी। तो इसलिए अगर आप बालू पे अगर एक कांच की गोली को अगर चलाते हैं तो वो थोड़ी देर में रुक जाती है, लेकिन अगर कांच के सरफेस पे अगर आप एक गोली को चलाए तो काफ़ी दूरी तक चलेगी, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन का फोर्स कम रहता है। अगर बाय द वे किसी तरीके से फ्रिक्शन का फोर्स एकदम जीरो हो जाए तो वो बहुत दूर तक वो चलती चली जाएगी। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझ सकते हैं। इस तरह कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप इस तरीके से आंसर करना है। न्यूटन का सेकेंड लॉ थोड़ा सा मैथमेटिकल है और उसको करने से पहले हम न्यूटन का थर्ड लॉ को समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी एक कहानी की तरह है और इसको सब समझना है और इसको इस पर इस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स से आगे जाकर के सेकेंड लॉ से रिलेट होता है, लेकिन इसको समझ लें। जब हम कोई भी बल लगाते हैं, जैसे दीवार को हमने कोई बल लगाया तो दीवार भी हमारे ऊपर एक कोई इस हथेली पर एक बल लगाएगा। तो और ये जो एक्शन और रिएक्शन का नियम है कि जिस पर अब हम जिस बल से इसको लगा रहे हैं ठीक उतना ही बल ये दीवार हमारे ऊपर लगाएगा। तो ये एक सिंपल सा रूल है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसमें एक चीज बहुत समझना बहुत जरूरी है, ये दोनों ही बल अलग अलग चीजों पे लगते हैं। अगर हम इसको दीवार पे कोई बल लगा रहे हैं तो दीवार भी उतना ही बल हमारे ऊपर लगाता है। अगर आप दीवार पे मुक्का मारे तो दीवार भी टूट सकती है, लेकिन हमारे हाथ पे चोट भी लग सकती है। तो ये एक्शन और रिएक्शन का एक वो है। इसको भी हम कुछ एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक आपके पास ये एक नाव है और ये नाव पर आप खड़े हैं ऐसे करके, और आप इस पे मान लीजिए कि जंप करके, और ये किनारा आ गया है, ये नदी है और इस पे आप किनारा आ गया, आप जंप करके आप बाहर की ओर कूदना चाहते हैं। जब भी आप कूदेंगे तो आप पैर से इसके ऊपर पीछे की तरफ बल लगाएंगे, तभी आप ये जो है आगे की तरफ आ जाएंगे। तो आपने जितना बल लगाया पीछे की तरफ, उतने ही बल से ये आपको आगे की तरफ फेंकेगा। तो आप ये पाएंगे कि ये नाव जो है वो पीछे की तरफ चली जाती है। तो ये एक्शन और रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल्स है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल रॉकेट का चलना भी इसी सेम प्रिंसिपल पे है। जब रॉकेट पे से जो गैस नीचे की ओर निकलती है तो रॉकेट उस गैस को फोर्स से बाहर निकालता है। तो वो जो गैस है, एक फोर्स ऐसा हम समझ सकते हैं कि वो एक रॉकेट को जो है वो पीछे की तरफ तेजी से धकेलता है। इसको हम मोमेंटम कन्वर्सेशन के नियम से भी और समझने की कोशिश करेंगे। मोमेंटम क्या होता है हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे उसको। और भी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है, वो एक गन का है। हम जब बंदूक चलते हैं तो बंदूक को चलाने वाले जो लोग नहीं चलाए हैं वो नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि बंदूक को, जब भारी बंदूक होती है स्पेशली करके, तो कंधे पे रख के चलाते हैं। क्योंकि जब ये बंदूक है, ये बंदूक से हम फोर्स लगा करके सब गोली जब बाहर निकलती है तेज वेलोसिटी से, तो इस पर हम फोर्स लगाते हैं जब, तो गोली भी उतना ही फोर्स बंदूक पे लगाती है, तो बंदूक जो है वो पीछे चलती है। ऐसी एक अगर हमारे पास गुब्बारा है, गुब्बारे पे से अगर हवा भरी हुई है और हम अचानक से इसमें से गैस निकाल दें, इसको ओपन कर दें,
तो वो फोर्स लग करके उसको गैस को बाहर निकालता है, तो किसी फोर्स से वो गुब्बारे को पीछे की तरफ धकेलता है, गुब्बारा जो है पीछे की तरफ चला जाता है। अब हम इसको और हम मैथमेटिकल तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन ये थ्योरेटिकल चीज़ें फर्स्ट और थर्ड लॉ में कवर हो गई। अब हम समझेंगे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। यहाँ से मैथमेटिक्स चालू हो जाती है। यहाँ से थोड़ा आर्ट आधा साइंस वाली चीज़ें थी। अब हम जो है हम फोर्स को मेज़र करेंगे, नापेंगे कि कितना फोर्स लगा है, उसको हम किस यूनिट में नापेंगे। जैसे कि हम डिस्टेंस को नापते हैं, जैसे कि हम वेलोसिटी को नापते हैं, वैसे ही हम फोर्स को भी नापने की कोशिश करेंगे। तो न्यूटन ने इसके बारे में अध्ययन किया और इसको मैथमेटिकल रूप में करने की कोशिश की। तो न्यूटन ने क्या कहा उसको हम समझ लेते हैं, और फिर उसी चीज़ को हम दो डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ को हम समझ लेते हैं कि जैसे कि एक मान लीजिए कि कोई कार है, कभी आपने देखा होगा ये कार अगर कभी कभी इसका बैटरी डाउन हो जाता है या कुछ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम इसमें फोर्स लगा करके इसको पुश करते हैं, और तब तक पुश करते हैं, आगे एक ड्राइवर बैठा रहता है। वो ड्राइवर जैसे ही इसकी वेलोसिटी कुछ सर्टेन को आ जाती है, तो उसके बाद कार चाबी से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है और देखता है कि वो स्टार्ट हो जाती है कि नहीं। तो अब अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि अगर हम इसी कार की जगह अगर हमें एक बड़े से ट्रक को अगर एक धक्का देना पड़ता, मान लीजिए ट्रक, अगर ये ट्रक मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा सा ट्रक है, तो हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स है, फोर्स इज, हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर हमें इस मास किसी सेम दो चीज़ों को एक ही वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी डालना हो, तो हमारा जो फोर्स है जिसका मास ज़्यादा होगा उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये एक हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या ये बोलता है कि अगर हमें मान लीजिए कि हमारे पास, हम इसको धक्का देते चले जाते हैं, हमें 5 सेकंड का टाइम है कि 5 सेकंड तक इसको भी धक्का दो। अभी एक दोनों का पिक्चर एक हट गया कि हमने मास वाला चीज़ तो हमने समझ लिया। अब इस कार को हमको जो है यहाँ से मान लीजिए कि थोड़ी ही देर, अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी अगर पूरी नहीं पहुंच पाई तो हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो स्टार्ट नहीं होगी। तो फिर बोला कि फिर से धक्का दो और तेज वेलोसिटी लाने की कोशिश करो। हमारे पास 5 ही सेकंड का टाइम है, ये 5 सेकंड के बाद हम हाफने लगेंगे, हमारे पास ताकत कम रह जाएगी। तो 5 सेकंड तक अगर हमने धक्का दिया, तो जितना ज़्यादा हम वेलोसिटी अगर हम चेंज कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ होगी, फोर्स जो है वो जितनी ज़्यादा चेंज हम वेलोसिटी कर पाएंगे उतना ज़्यादा पड़ेगा। फिर उसी चीज़ को अगर हम कम समय पे अगर हम कर पाए तो फिर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हम ये बोलते हैं कि फोर्स, हम इसको एक्सेलरेशन देना है। हमको एक गिवन टाइम डेल्टा टी में हमें एक इसको एक्सेलरेशन देता है। उसको एक्सेलरेशन को पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यानी कि अगर हम इसको 0 से 5 मीटर पर सेकेंड, मान लिया कि अगर वेलोसिटी हमको देनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये चीज़ को हमको 2 सेकंड में करना है, तो हमारा एक्सेलरेशन होगा जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2 या 2.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसी 2 सेकंड के अंदर हमको इसको अगर ये 5 मीटर सेकंड पर सेकंड को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, एनफ नहीं है, तो यही हमको 10 मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा। उस केस में हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन ने ये बोला कि ये जो हमारा जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन तुम चाहोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। अब हमको 5 मीटर पर सेकंड अगर इसकी वेलोसिटी करनी होती, थोड़ा कम बल पता, तो हम लोग ड्राइवर होता है और तेज़ी से दम लगाओ, तो हम 5 सेकंड में उसको और तेज़ी से दम लगाते हैं, उसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देते हैं, तो अब शायद वो कार स्टार्ट हो जाती है। तो न्यूटन ये बोलते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। तो फोर्स, हम किसी भी चीज़ को हम एक्सीलरेट बहुत ज़्यादा करना हो तो बल लगेगा, और किसी चीज़ को का मास ज़्यादा हो तो बल ज़्यादा लगेगा। और इन दोनों नियम को हम जब कंबाइन कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये न्यूटन के नियम को समझने का एक तरीका है। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारा आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इंटू एम इंटू ए। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटा सकते हैं अगर हम फोर्स की यूनिट डिफाइन करते। तो हम फोर्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर 1 किलोग्राम का अगर कोई मास हो और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड करना हो, जैसे कि
सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी 0 से 1 मीटर पर सेकंड कर दें तो उससे जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसको हम 1 न्यूटन कहेंगे। तो अगर हम ऐसा फोर्स का न्यूटन वो हम डिफाइन कर देते हैं तो हमारी जो के की यूनिट आती है वो आ जाती है ए, यानी 1 न्यूटन फोर्स का मतलब ये होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, इफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg is forced to an acceleration of 1 meter per second, then the force produced is called 1 Newton, and that means 1 Newton is equal to k into 1 और k is equal to 1, और उस केस में ये फोर्स का जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हो जाता है F is equal to ma। ये या तो आप रट लीजिए या इतने सारे प्रॉब्लम्स कर लीजिए कि ये फॉर्मूला आपको अपने आप रट जाए, क्योंकि ये बार बार यूज होगा, ये सवाल में यूज होगा, ये आपको बार बार पूछा जाएगा। F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ और F इज इक्वल टू एम ए, ये समझिए कि एक तरीके से पर्यायवाची है। अब इस पे हम आगे बढ़ने से पहले, जैसा हमने पहले बोला था कि अब आपको क्लास 9th और ऑनवर्ड जब भी आप थ्योरी पढ़ें तो उसके साथ साथ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। तो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, सिंपल सिंपल से करते हैं। उसके पहले हम फोर्स की यूनिट जान लें कि यूनिट क्या होती है फोर्स को। फोर्स को जैसे कि डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में या किलोमीटर में, या वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकंड में, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो फोर्स की 2 तरीके की यूनिट है। पहली जो यूनिट है वो है एम को अगर जैसे कि अगर हम केजी में नापते हैं और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हैं, एक यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी एक यूनिट हो गई। इस यूनिट में अगर आप लिखते हैं तो आपको कोई गलत नहीं कहेगा, ये भी एक सही यूनिट है। लेकिन इसी यूनिट का दूसरा नाम है न्यूटन। लेकिन अगर ये आपको जो जिस चीज में यूनिट अप्लाई कर रहे हैं वो काफी छोटी आकार की हो, ग्राम में हो, ऐसा हो कि फोर्स इतना छोटा हो कि वो ग्राम में हो, और मीटर की जगह अगर हम सेंटीमीटर में वो डिस्टेंस को नापे तो हम इसी यूनिट को हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी नाप सकते हैं। और इसी चीज का दूसरा नाम है डाइन, इसको हम डाइन में भी नापते हैं। और ये डाइन और इसका कन्वर्जन कैसे होगा, ये भी सिंपल सा तरीका है, क्योंकि 1 kg में हम जानते हैं कि 10 to the power 3 ग्राम होता है, और 1 मीटर में हमको मालूम है कि 10 to the power 2 या 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस को हम मिला दें तो हमें ये आता है कि 1 kg पर मीटर स्क्वायर में इतने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूटन में 10 to the power 5 डाइन होता है। तो ये एक आपको कभी कभी इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है कि इतना न्यूटन, कभी कभी न्यूटन में दिया रहेगा, कभी कभी डाइन में दिया रहेगा, तो उसको आप इस तरीके से समझेंगे। डाइन का मतलब हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन का मतलब हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी यूनिट्स आपसे पूछी जा सकती है। अब जो नेक्स्ट जो चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इस पे सवाल करेंगे। तो जो भी मेरे लेक्चर होंगे उसमें इस तरीके से काफी सारे सवाल रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे। आपको करना ये है कि जो एनसीईआरटी की बुक है या कोई भी बुक है उसके पीछे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के सवाल दिए रहे हैं, उन सारे सवालों को आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। उसके अलावा जब एनसीईआरटी की खत्म हो जाए, अगर आपको और भी अगर टाइम आपके पास बचता हो तो आप पिछले साल के अनसॉल्व पेपर, जो भी आप जिस भी बोर्ड पे हो उस बोर्ड के अनसॉल्व पेपर्स करिए। फिर उसके बाद से अगर आपके पास कोई और अगर न्यूमेरिकल की बुक मिलती हो तो उससे भी कर लीजिए। एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद आपको उसके पीछे के सारे सवाल करने हैं, उनके सारे न्यूमेरिकल करते हैं। तो हम जो है कुछ सिंपल, उनमें से अगर कोई भी सवाल नहीं आता है तो आप नीचे के कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पूछिएगा, हम उसका एक वीडियो बना करके आपको एक और सवाल के क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक मान लिए कि 500 kg की कार है और इसको जो है हम शुरू में स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप इसको लिख दिए, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, और हमने इसको धक्का दे करके इसकी जो फाइनल वेलोसिटी पहुंचा दिया वो पहुंचा दिया 10 मीटर पर सेकंड। और कितने में टाइम में पहुंचाया, इसको करने के लिए हमने 10 सेकंड लगाया। तो वो जो हम कांस्टेंट फोर्स 10 सेकंड तक लगा रहे थे उसकी वैल्यू कितनी है ये हमको निकालना है। तो हमारा अगेन फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, एम हमारा दिया हुआ है, आप यहाँ पर लिख दीजिए 500 kg। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा हुआ है डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी हम निकाल लिया 10
माइनस 0, ये हो गया 10 माइनस 0, और टाइम कितना लिखा है 10 सेकेंड, हमने 10 कर दिया, तो ये हमारी एक्सेलरेशन हो गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट सारे रखते रहिए, नहीं तो नंबर काट लेते हैं लोग एग्जाम में। और इसलिए हमारा फोर्स आ गया, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। मास कितना है 500 kg, हमने 500 kg कर दिया, और एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टोटल हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, इसको हम 500 न्यूटन भी लिख सकते हैं, और चाहे तो 500 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ये सेकेंड टू द पावर ऑफ -2 भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था, इसको हम चाहे तो थोड़ा सा और एक कॉम्प्लिकेटेड अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं एक इस सवाल को। हम भाई हम दूसरा इसको सवाल ले लेते हैं। एक कार था, उस कार पे हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब ये 100 न्यूटन कैसे आया पता नहीं, पर मान लिया कि हम 100 न्यूटन का हमें अंदाजा हो गया, हम ये मान रहे हैं कि उसी 100 न्यूटन से उस कार को हम फोर्स कर रहे हैं, और कार का वेट हम मान लेते हैं कि 200 kg, बहुत हल्की सी कोई कार है, टॉय कार है फॉर एग्जाम्पल, और इसको हम जो है ना 5 सेकंड तक हम इस पे जो है वो फोर्स को लगा रहे हैं 100 न्यूटन का। तो क्वेश्चन ये है कि ये 0 से फाइनल वेलोसिटी ये कितना अटेन करेगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसको घुमा करके हमने पूछा हुआ है। तो इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी ए क्या होता है, ए इज नथिंग बट डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर ये दोनों को याद रखिए तो ये फॉर्मूले में फिट करके आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो आप इसको वीडियो के यहाँ पे पॉज कीजिए, इसको करने का क्वेश्चन कीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप इसमें फॉर्मूला वगैरह ट्राई कीजिए, कहाँ पे अटकता है तो हम यहाँ पे कर देते हैं आपके लिए। तो फॉर्मूला वही है, हमको इस फॉर्मूले में दिया क्या हुआ है 100 न्यूटन, एफ मालूम है, तो एफ मालूम हो गया, एम मालूम हो गया 200 kg, एम मालूम हो गया 200 kg। अब हमें ए सीधा सीधा नहीं पूछा है, हमें फाइनल वेलोसिटी पूछा है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, इसको करने का तरीका ये होता है कि पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इतनी, अगर हम 5 सेकंड के बाद इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर हम इस तरीके फोर्स जो है इस पर निकालते हैं तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले में फिट करके। तो 100 F इज इक्वल टू मास दिया है 200 kg, और एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 200, यानी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हमको मालूम है एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। एक्सेलरेशन आ गया हाफ इज इक्वल टू डेल्टा वी, कितना हुआ डेल्टा वी हमें नहीं पता है, और टाइम हमें दिया हुआ कि इस चीज को हम 5 सेकंड तक निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा वी बराबर 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डेल्टा वी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमें बोला है कि 0 है, इसको स्टेशनरी से हमने धक्का देने की कोशिश की है, तो u 0 हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि v इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर 100 न्यूटन का फोर्स अगर 200 kg के अगर किसी चीज़ पर अगर हम 5 सेकंड तक प्ले लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी जो अटेन होगी वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने फोर्स दिया हो, मास दिया हो, फाइनल वेलोसिटी दिया हो, तो कभी कभी इनिशियल वेलोसिटी पूछ सकता है, और इस तरीके से कभी कभी टाइम पूछ सकता है, इसमें एक टाइम भी वेरिएशन है। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा जो है चाहे तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब इस पर देखिए कि फिर वेरिएशन थोड़े से ज़्यादा हो गया, फोर्स भी आ गया, मास भी आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई, टी आ गई, और 1 2 3 4, और अगर हम इनिशियल और फाइनल ले तो 5 चीज़ें, 5 वेरिएबल हो गए, 5 में से 4 चीज़ें पता रहेंगी, एक निकालनी होगी, वो आप निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो फिर उसमें केवल 3 ही रहेगा, 5 की जगह पे 4 या 5 नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बना करके कर सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, और ये कर तो एक मास जनरली क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मास जनरली नोन रहेगा, बट फिर भी हम पूछ सकते हैं। एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ये फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है, वो जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि आपको एक कंपैरिजन के लिए बता देते कि एक मान लिया कि एक कार है 500 kg की, और उसको जो है हमने 5 सेकंड तक उस पर
फोर्स लगाया और उससे उसकी वेलोसिटी, वो स्टेशनरी था और स्टेशनरी था, उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर हमारे पास एक बड़ा सा ट्रक आया, उस ट्रक का मान लिया कि 1000 केजी एक उसका वेट था, उस पर भी हमने 5 सेकेंड तक वो फोर्स लगाया, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड रही। हमारे फोर्स लगाने की वजह से उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर सेकेंड तक। हमें ये बताना है कि हमारा अगर ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, तो किस पर्सन ने फोर्स ज़्यादा लगाया। अब ये झगड़ा होगा कि पहलवान नंबर 1 है, पहलवान नंबर 2 है, इन दोनों पहलवानों में से कौन ज़्यादा पहलवान है, किसके पास ताकत ज़्यादा है, किसने फोर्स ज़्यादा लगाया। तो हम ये यहाँ पे निकालेंगे तो F1 कितना आएगा, M1 500 केजी और एक्सीलरेशन स्टेशनरी से 10 मीटर से क्या, तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी है 10 और डेल्टा टी है 5, ये दोनों में कट करके आके आ जाएगा ये 1000 न्यूटन। और ये F1 आ गया। और F2 कितना होगा, F2 में मास है 1000 केजी, लेकिन डेल्टा वी इस पे सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड हुआ, तो यहाँ पे 4 माइनस 0 बराबर 4, वी माइनस यू। और डेल्टा टी अभी हमारा ये दोनों भी 5 है, इसको काट देंगे, ये 200 होगा और इसका जो न्यूटन होगा वो 800 न्यूटन। तो इसको लग रहा होगा कि हमने तो ट्रक चलाया, तुमने तो कार ही चलाया, हमारा तो फोर्स ज़्यादा है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। तुमने ट्रक जरूर चलाया, लेकिन तुम्हारी वेलोसिटी उतनी नहीं पहुंचा पाए, इसलिए तुम्हारा फोर्स कम रहा। तो इसका आंसर होगा कि जो कार को धक्का देने वाले का फोर्स ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से कंपैरिजन के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक दिए हुए मास पर एक ने इतना फोर्स लगाया, एक ने इतना फोर्स लगाया, तो किसकी फाइनल वेलोसिटी, कौन फाइनली ज्यादा तेजी से चलेगा, फाइनल वेलोसिटी निकाल के कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो सेकंड लॉ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। आप और बाकी क्वेश्चंस आप किताब में करिएगा। हम थोड़े से फास्ट स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन मेरा होपफुली आप बोर नहीं होंगे। अगर आपको कहीं पे जैसे ना समझ में आए तो थोड़ा सा स्लो करके पॉज करके आप वो कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे तो उससे आपको समझ में आता जाएगा। जो अगली चीज जो हम कवर करने वाले हैं वो है एक कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का एक कॉन्सेप्ट है और इस मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को हम पहले समझ लेंगे कि मोमेंटम को डिफाइन। साइंस में जैसे जैसे आप नए नए चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, आपको नए नए टर्म्स आते जाएंगे। उस टर्म्स को आपको बाई हार्ट समझना है कि उस टर्म की मीनिंग क्या होती है। जैसे हमने फोर्स की और न्यूटन को समझा, उसको फील किया कि फील क्या हुई उस न्यूटन को, ज़्यादा ताकत को हमने मास से, हमने एक्सेलरेशन से जोड़ करके देखा, और आगे वाले चैप्टर में हमको ग्रेविटेशन से करके हमने फील करने की कोशिश की कि न्यूटन ये वाकई है क्या, इसको नापने का तरीका क्या है और इसको हम कैसे फील कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एक टर्म है मोमेंटम, इसको भी हम फील करेंगे। इसके पहले हम बता देते हैं जो फोर्स है, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होगा कि फोर्स की एक डायरेक्शन है, और फोर्स एक चीज पे दो फोर्स भी लग सकते हैं, और उनका जो एडिशन होगा वो सिंपल एडिशन नहीं होगा, उसमें डायरेक्शन का भी एडिशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे एक टेबल पे कोई चीज रखी हुई है, इस पे एक फोर्स इधर से लेटर से F1 से खींच रहा है इसको, और एक दूसरा भी फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि तो दूसरा फोर्स भी अगर इसी डायरेक्शन में लगा होगा अगर F2, तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स जो होगा हो जाएगा F1 और F2, ये जुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये F2 फोर्स इधर की तरफ लगने की जगह पे इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो उस फोर्स में जो नेट फोर्स होगा वो F1 माइनस F2 होगा। और ये अगर F1 फोर्स ज्यादा होगा तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, F2 फोर्स इधर तरफ होगा तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। आगे के क्लासेस में आप ये भी पढ़ेंगे कि ये फोर्स जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में लगे, एक तीसरा फोर्स F3 इधर भी लग सकता है। तो इन तीनों फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इसी डायरेक्शन में आएगा, लेकिन वो सब अभी आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन जो जानने वाली बात यह है कि जो फोर्सेज होते हैं उनका एडिशन जो है वो उनकी डायरेक्शन होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसका रीजन ये कि वो वेलोसिटी से जुड़ा हुआ था, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मास एक स्केलर क्वांटिटी जरूर है, लेकिन फोर्स और वेक्टर और नॉन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होने पे वो फाइनली वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमने नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा वो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हम बोलने जा रहे हैं। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट एक काफी फिजिक्स में काफी यूज किया जाता है, और उसका रीजन है कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक रूल है, वो काफी यूजफुल रूल है। वो आगे बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो मोमेंटम क्या होता है, अब आप इसको ऐसे समझिए कि बॉक्सिंग का अगर आपने कभी मैच देखा हो, तो अगर आपने उसको अगर फील किया हो, तो जो मुक्केबाज होता है उसके और किसी फोर्स से मारता है उसमें,
में दो चीज होती है कि एक तो उसके हाथ की या हथेली की या कंधे की जो है मास होता है, और दूसरी कितनी वेलोसिटी से मारता है। तो अगर मास और वेलोसिटी इन दोनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं, तो उसी को मोमेंटम बोलते हैं, और फिजिक्स में उसको पी से डोंट करते हैं। P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम मोमेंटम करते हैं। इसको फील करने वाली चीज़ है, और ये एक वी, एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो न्यूटन जो, और इसी के साथ साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि मोमेंटम एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसको काफी यूज होता है। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, ये काफी आपके आगे की क्लास तक भी चलता रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि ये एक, मान लिए कि एक पार्टिकल है m1, और ये एक v1 वेलोसिटी से चल रहा है, और ये एक आगे वेलोसिटी एक और मास है m2, और ये मान लिए कि v2 वेलोसिटी से कर रहा है। अभी के लिए ये मान लिए कि v2 वेलोसिटी जो है वो v1 वेलोसिटी से थोड़ा छोटा है। तो होगा क्या कि ये v1 वेलोसिटी इससे जाकर के किसी एक सम पॉइंट पे जाकर के दोनों से इससे इस वाले से m2 मास से टकराएगा, और ये v2 जब ठीक टकराने के ठीक पहले अभी भी ये v1 और ये v2 वेलोसिटी से चल रहा है, और टकराने के बाद क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगेंगे। ये इसको हम v1 की जगह पे हम u1 u2 कर देते हैं, क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी है। u को जनरली इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट किया जाता है। और टकराने के बाद ये v1 और टकराने के बाद ये v2 वेलोसिटी से चलने लगता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टकराने के पहले का टोटल मोमेंटम, यानी कि कंबाइंड मोमेंटम। तो टकराने के पहले का मोमेंटम इसका कितना था, m1 इंटू u1, और टकराने के पहले इस वाले का मोमेंटम था m2 u2। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो टकराने के बाद का जो टोटल मोमेंटम है उसके बराबर होता है, और वो होता है m1 v1, टकराने के बाद इसका वाला मोमेंटम, और टकराने के बाद दूसरे वाले का बॉल का मोमेंटम m2 v2। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसको हम आगे और करने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि हम थोड़ा सा इसमें सवाल कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमको। तो इस तरह के सवाल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। हम नया कुछ उसको भी आप करिएगा, उसके पीछे के सवालों को भी करिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। चाहे तो यहाँ से पॉज करके इसको करी सवाल देखने के बाद वहाँ के सवाल भी करिएगा, और फिर आगे आके करिएगा। एक बार कोई कॉन्सेप्ट पढ़िए तो उसके बहुत सारे सवाल कर लिए। बहुत सारे सवाल करने में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, गलती करेंगे फिर आपको आंसर से चेक करिएगा, तो बैक एंड फोर्थ करके आपके माइंड में सेटल हो जाएगा। एक इसका एग्जाम्पल जो है ये है बंदूक है। मान लिए कि ये 1 kg का हमारा बंदूक था। ये बंदूक को ऐसे बनाना ठीक नहीं रहेगा। ये बंदूक को मान लीजिए कि हमने ऐसे करके बना दिया, और यहाँ से एक हमने इसमें से गोली निकली। शुरू में बंदूक भी स्टेशनरी है और गोली भी स्टेशनरी है, वो दोनों ही स्टेशनरी है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम जो है हमारा 0 हो गया। ये चीज़ बहुत समझने की वाली बात है। अब हुआ क्या कि ये गोली का वेट मान लीजिए कि 10 ग्राम हो गया, और ये गोली जब निकलती है तो ये 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से निकलती है, ये शूट करती है। तो अब ये गोली के निकलने की वजह से ये जो बंदूक का जो बाकी हिस्सा होगा ये पीछे की तरफ ऐसे करके रिकॉइल करेगा। तो हमको इसकी रिकॉइल की स्पीड निकालनी है कि किस स्पीड से निकलेगा। तो इनिशियल मोमेंटम पहले निकाल लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम अगर हम इसके मास को 1 रखते हैं, क्योंकि इसका जो है वो वेट 0 है, तो लेकिन इसकी वेलोसिटी 0 है, गोली की भी वेलोसिटी है, दोनों की वेलोसिटी 0 है। तो हम 1 kg इंटू 0 प्लस 0.01 10 ग्राम को हम kg में बदल लेंगे। आप हमेशा ख्याल रखिएगा, यूनिट सारे सेम रखना है। तो